तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं फिज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम हमारे पास है डायनामिक्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डायनामिक्स वर्ड आया कहाँ से है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि डायनामिक्स आपके पास क्या होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये क्या है, ये एक ब्रांच है, इसकी मैकेनिक्स है। अब ये जो ब्रांच है, जो डायनामिक्स है, ये ब्रांच है वो साइंस की, ये फिजिक्स की ब्रांच नहीं है, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। यानी मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इटसेल्फ एक फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो डायनामिक्स जो है वो आगे मैकेनिक्स में आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या है, ये ब्रांच है मैकेनिक्स की, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास मोशन होगी और फिर इस मोशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर इन दोनों के बारे में अगर हम पता लगा लेते हैं हमारे पास डायनामिक्स का लगेगा। तो बेसिकली डायनामिक्स का चैप्टर जो है हम इसमें दो चीज़ों के बारे में हमेशा पढ़ेंगे, एक मोशन की और इसके प्रोसेस की। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉज इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। के ब्रांच मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इसकी हरकत का, वो जिस्म की हरकत का और वो जिस्म किस वजह से हरकत करता है उसके बारे में अगर हम पता लगाते हैं तो हमारे पास डायनामिक्स में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन आपके पास आ गई डायनामिक्स की। अब डायनामिक्स का टॉपिक क्लियर करने के लिए मज़ीद इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, और इसकी मज़ीद डेफिनेशन को समझने के लिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो चलता है हमारे पास है फोर्स। जैसा कि फोर्स का अगर हम उर्दू में इसका मतलब देखें तो हमें पता है कि इसका मतलब है ज़ोर लगाना, किसी चीज़ को ज़ोर लगा के उसको खोलना ओपन करना, तो हमारे पास फोर्स कहलाता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की ज़ुबान में इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो हमें इसको बड़ी गहराई के साथ इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आया ये है क्या। तो इसमें क्या है कि इसकी फोर्स में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं कि क्या है, मूव्स और टेंड्स टू मूव, यानी एक जिस्म को हरकत करवाता है या टेंड्स टू मूव करवाने की कोशिश करता है, या बेसिकली फोर्स का ये काम है स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप। ये क्या करता है, एक जिस्म को रोकता है और टेंड्स टू स्टॉप, यानी कि वो रुका हुआ नहीं है, वो हरकत कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। और तीसरा काम जो हम फोर्स की मदद से करते हैं तो हम ये करते हैं कि चेंज डायरेक्शन, कि हम फोर्स की वजह से किसी जिस्म की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज ऑफ डायरेक्शन पे आ जाए फोर्स के साथ, किसी जिस्म की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं कि जैसे क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच के दौरान अगर एक बॉलर बॉल करवाता है तो बैट्समैन क्या करता है, अपने बैट्स के साथ उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली फोर्स लगा रहा होता है। तो अगर हम एक प्रॉपर फोर्स की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास जो फोर्स की जो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन आती है, तो हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन जो प्रॉपर बनेगी वो ये होगी, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट or stops or tend to stop an object and by force we change the direction of the object। कि क्या कर सकते हैं कि फोर्स की मदद से अगर कोई हर जिस्म हरकत कर रहा है तो वो फोर्स कहलाता है, और हम क्या कर सकते हैं, वो हरकत में टेंड्स टू मूव, यानी उसको हरकत करवाने की कोशिश करता है। और दूसरा क्या है कि स्टॉप है, अगर रुका हुआ है तो उसको चलाने की कोशिश करता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो फोर्स जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, कि जो चलाती है चलाने की कोशिश करती है। और फोर्स की मदद से आप जिस्म की सीमा को भी तब्दील कर सकते हैं। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ देखा जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ डोर। जैसे आपके पास एक दरवाज़ा बंद है तो आप दरवाज़ा बंद उसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, बाय फोर्स आप उसको जो है उस दरवाजे को खोल सकते हैं। अभी तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है इनर्शिया। अब इनर्शिया के ऊपर दो साइंटिस्ट ने बड़ा तफसीली इसके ऊपर काम किया। एक साइंटिस्ट हमारे पास प्रोमिनेंट नेम उनका गैलीलियो, और दूसरा हमारे पास आता है न्यूटन।
सबसे पहला जो इनर्शिया का नज़रिया जो हमारे पास पेश किया तो वो पेश किया गैलीलियो ने। उसके मुताबिक इनर्शिया क्या थी, उसने कहा कि हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट हों, एक हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट है, तो इट इज़ ईजियर टू मूव लाइट ऑब्जेक्ट देन हैवियर। तो उसने कहा, गैलीलियो ने कहा कि अगर हमारे पास दो जिस्म हो, एक हमारे पास हल्का जिस्म है, एक भारी जिस्म है, तो हम जो हल्का जिस्म है उसको जल्दी मूव करवा सकते हैं बनिस्बत भारी के, क्योंकि लाइटर ऑब्जेक्ट हमें कम फोर्स लगाने की जरूरत होती है। अगर लाइटर फोर्स हम कम फोर्स लगाते हैं, हैवी में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो हम लाइटर वेट को जल्दी मूव करवा सकते हैं बनिस्बत हैवी के। इसी काम को मज़ीद जो गैलीलियो के काम को मज़ीद जो न्यूटन था उसने आगे उसको एक्सपेंड किया। उसने कहा कि हमारे पास जो इनर्शिया है वो बेसिकली लाइटर वेट्स, लाइटर हैवी से कॉन्टैक्ट नहीं रखता, उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। तो वो क्या करता है, इसकी रेजिस्ट कर देता है इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। न्यूटन के मुताबिक जो इनर्शिया था वो दो चीज़ों के ऊपर काम करता है हमेशा, या उसकी रेस्ट के ऊपर या उसकी मोशन के ऊपर, या दोनों को अल्टर करने की कोशिश करता है। रेजिस्ट इन इट्स स्टेट यानी रेस्ट में है तो उसको मूव करवाता है, मूव है तो उसको रेस्ट में करवाने की कोशिश करता है। और दूसरा न्यूटन ने कह दिया जो इनर्शिया था उसका कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है मास के साथ। जितना कि जिस्म का मास ज़्यादा होगा उतना ही उस जिस्म का इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जितना जिस्म का मास कम होगा उतना ही उसका इनर्शिया जो हमारे पास है वो कम होगा। तो गैलीलियो का काम इतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, न्यूटन का काम ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया। तो न्यूटन इसकी एक इनर्शिया की एक हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो हमारे पास आ गई। रेजिस्ट इन इट्स स्टेट कि इनर्शिया क्या करता है कि उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएँ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट प्रॉपर्टी, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी विच इट चेंज इट रेस्ट और मोशन। कि जो हमारे पास इनर्शिया है वो हमारे पास एक खासियत है, खूबी है, वो क्या करती है, वो उसकी रेस्ट पोजीशन को यूनिफॉर्म मोशन को तब्दील करने की कोशिश करता है, या उसमें मुज़ाहमत पैदा करता है, तब्दीली करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी मोमेंटम की। अब मोमेंटम में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम के लफ्ज़ को देखेंगे और से मोमेंटम है क्या। मोमेंटम बेसिकली मोशन से निकला हुआ है, इसमें भी हम किसी चीज़ को मूव करवाते हैं। तो मोमेंटम की डेफिनेशन में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास मास आ जाता है, एक हमारे पास आता है वेलोसिटी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास मोमेंटम कहलाता है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अगर हम इसकी उर्दू में डेफिनेशन देखें तो हमारे पास आ जाएगी मास और वेलोसिटी का जो हमारे पास प्रोडक्ट है यानी हासिल ज़रा का तो हमारे पास मोमेंटम कहलाता है। जैसे हमारे पास एक मास है और एक वेलोसिटी है, जब इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे उसको किसी वेलोसिटी के तहत आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो जब आप मूवमेंट करवाते हैं तो हमारे पास मोमेंटम बनता है। इसी से इसका फार्मूला जनरेट हुआ है मोमेंटम का कि P = m.v। हमारे पास यहाँ मोमेंटम को शो कर रहा है, और मास हमारे पास m जो है हमारे पास मास को शो करता है, और v हमारे पास वेलोसिटी है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। और इसी के साथ इसका जो यूनिट है वो हमने जनरेट किया, और इसी फार्मूले के थ्रू बेसिकली हमें सबसे पहले डेफिनेशन से फार्मूला जनरेट किया P = m.v। फिर अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट है वो भी हम फार्मूला से ही जनरेट करेंगे। जैसे मास है, मास को हमेशा किलोग्राम में मेजर करते हैं। जैसे एक दुकान पे चीज़ लेने के लिए जाते हैं, जैसे एक चीनी लेने के लिए जाएँ तो हम उसको बताते हैं कि हम इतनी क्वांटिटी में हमें 1 kg 2 kg 3 kg जो है हमें मास उसका चाहिए, चीनी का वजन इतना होना चाहिए। तो हमारे पास जो मास को हम मेजर करते हैं, ये यूनिट में पैमाइश उसकी करते हैं, हमारे पास किलोग्राम होता है। और दूसरा हमारे पास होता है वेलोसिटी, कि हम कितने वक्त के ऊपर मास पर सेकंड कि हम कितने वक्त उसके ऊपर लगा सकते हैं, वो हमारे पास ms-1 यानी मीटर प्रति सेकंड में आता है। क्योंकि मोमेंटम इन दोनों का प्रोडक्ट है तो हमारे पास यूनिट भी होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास यूनिट बनता है, हमारे पास होगा kg/-1 किलोग्राम मीटर फी सेकंड। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इनर्शिया के मुतालिक जो न्यूटन का कंसेप्ट था वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुआ था गैलीलियो के। फिर न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव किया, उसने पेश किया,
और उसने सबसे पहले दिया कंसेप्ट दिया, उसने कहा कि मोशन के हमारे पास 3 इकसाम की होती हैं। लॉ ऑफ मोशन यानी मोशन को हरकत करवाने के 3 असूल उसने बता दिए हमारे पास। यहाँ पे हमने डिस्कस करना सबसे पहले उसका फर्स्ट रूल, क्योंकि बेसिकली हम डायनामिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो डायनामिक्स में बेसिकली मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने कहा a body remains at rest provided no net force acts on it। ये इसका इंट्रोडक्शन था। बेसिकली उसने अपना नज़रिया इस मुताबिक पेश किया कि एक जिस्म एक रेस्ट में रहता है, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, तब तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। उसके इंट्रोडक्शन के मुताबिक एक जिस्म अगर पड़ा हुआ है तो वैसे का वैसे रहेगा, जैसे एक बस है, कहता है उस न्यूटन के मुताबिक अगर वो बस चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अमल ना करे, उसे रोक ना दे। कंटिन्यू इस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडिंग नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। उसने कहा एक जिस्म अगर हरकत कर रहा है तो हरकत करता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन हरकत कर रहा है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, प्रोवाइडेड नो फोर्स, जब तक ऊपर उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। जैसे एग्जाम्पल्स हम उसको क्लियरली समझ जाएंगे कि एक रोलिंग बॉल है, अगर एक बॉल है वो रोल कर रहा है, वो रोल करता हुआ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मूव करता जाएगा जब तक आप उस बॉल को रोकेंगे नहीं। जैसे एक सेकंड एग्जांपल हमारे पास बुक लेन और टेबल के अगर एक जो है वो बुक पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो वैसे की वैसी रहेगी जब तक आप उस बुक को उठाएंगे नहीं। अगर आप उसको उठा कर दोबारा छोड़ देंगे तो अपनी उसी पोजिशन में वापस आएगी, लेकिन तब तक जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी मूविंग साइकिल है, कि अगर एक साइकिल जो है वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, कंटिन्यूस मूव करेगी जब तक कि कोई फोर्स उसको अनबैलेंस फोर्स उसको रोक नहीं देगी। ये सारे के सारे जो नज़रिए थे न्यूटन के लॉ जो है वो पेश करते हैं। अब उसने इसको जो था, क्योंकि ये बड़ा प्रोमिनेंट हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बड़ा ज़्यादा मशहूर हुआ, क्योंकि मोशन में मतलब कानून पेश करने वाले न्यूटन सबसे पहले साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस प्रोमिनेंट नेम को लॉ का नाम दे दिए, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जैसे इनर्शिया की डेफिनेशन हमने पीछे डिस्कस की थी कि इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट करता है इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कि वो रेस्ट और मोशन की स्टेट को तब्दील करता है। इसी को उसने लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दे दिया। और इसी की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो उस डेफिनेशन की 2 चीज़ें ही हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, एक रेस्ट को और एक मोशन को, और इनर्शिया में 2 चीज़ों को डिस्कस करते हैं, रेस्ट और मोशन को, इस वजह से इसका नाम दे दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम देखें इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखें तो हमारे जहन में कुछ सवाल आते हैं। उसमें से चंद सवाल, एक सवाल ये लिखा हुआ है कि व्हाई द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाई सडनली ब्रेक। अगर हम बस में सफ़र कर रहे हों तो जब बस का ड्राइवर चलती तेज़ बस को अचानक से ब्रेक लगा दें तो उसमें जो मुसाफिर होते हैं वो आगे तरफ क्यों गिरने लगते हैं। अब इसकी रीज़न अपने डिफाइन करनी, उसका पता लगाना है कि वो क्यों होता है। तो उसका आंसर हमारे पास बेसिकली ये आता है, इट इज़ बिकॉज अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन। क्योंकि हमारे जिस्म के 2 हिस्से हैं, एक अपर हिस्सा एक लोअर हिस्सा। तो इसमें बेसिकली न्यूटन का ये था कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या करता है, मोशन में रहता है, while lower part of their body is in contact with the bus। फिर लेकिन नीचे वाला हिस्सा क्योंकि बस के साथ जुड़ा होता है, उसके साथ उसका ताल्लुक होता है, बस स्टॉप हुई कि जैसे ही बस उसको स्टॉप करता है, ड्राइवर उसको ज़ोर से ब्रेक लगाता है, तो क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा मूव कर रहा होता है, नीचे वाला स्टॉप कर चुका होता है, तो स्टॉपिंग का ताल्लुक बस के साथ होता है। तो जैसे ही वो बस स्टॉप करता है, हैंड्स दे फॉल फॉरवर्ड, तो क्या होता है कि तमाम के तमाम जो मुसाफिर हैं वो आगे की तरफ जो है वो गिरने लगते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पहले डिस्कस किया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उससे पहले इनर्शिया को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होगी तो तब हमारे पास जिस्म होगा उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। जैसे उसकी डेफिनेशन को या उसकी एग्जाम्पल को रिवाइज करें तो उसकी एग्जाम्पल ये थी हमारे पास कि अगर एक किताब ऊपर पड़ी है तो उसी तरह पढ़ रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। अब जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो इस वजह से पेश किया गया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स
क्योंकि ये तब अमल करता, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन तब अमल करेगा जब जिसके ऊपर फोर्स अमल कर रही होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तब अमल करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन उस मोशन को डील करता है, उस सूरत हाल को डील करता है जब उसके ऊपर फोर्स अमल कर रही होगी। अब उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उसकी डेफिनेशन न्यूटन के मुताबिक, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये थी, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कि अगर एक जिस्म के ऊपर एक फोर्स अमल कर रही हो, इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स के सिग्नल में उसमें उस बॉडी में एक्सीलरेशन पैदा करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन, और यही जो एक्सीलरेशन होता है वही उस फोर्स के डायरेक्ट मोशन होता है, एंड इनवर्सल मोशन टू इट्स मास, और वही जो एक्सीलरेशन होता है वो उसके मास के इनवर्सल मोशन होता है। इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखें कि एक जिस्म के ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा, उस जिस्म में एक्सीलरेशन पैदा होगा, उस एक्सीलरेशन की मिकदार फोर्स की मिकदार के डायरेक्ट मोशन होती है, और वही जो एक्सीलरेशन की मिकदार है उसकी मास के इनवर्सल मोशन होती है। इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं, हम आगे चलते हैं उसकी इक्वेशन की तरफ। जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक आप इक्वेशन भी क्लियर नहीं होगी, और इक्वेशन भी बेसिकली डेफिनेशन से ही जनरेट की हुई है। क्या थी डेफिनेशन, इस पॉइंट के ऊपर गौर करें। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन, यानी वो जो एक्सीलरेशन होता है वो फोर्स के क्या होता है, डायरेक्ट मोशन। यहाँ पे डिस्कस करें पॉइंट नंबर 1 पे, इक्वेशन नंबर 1 पे, तो हमारे पास यही चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्ट मोशन होती है फोर्स के। यहाँ पे एक्सीलरेशन इज डायरेक्ट मोशन टू फोर्स, तो एक्सीलरेशन हमारे पास यहाँ पे ए जो हमारे पास एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे पास फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सीलरेशन हमारे पास डायरेक्टली ये जो साइन है ये कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है, तो ये हमारे पास किसके कांस्टेंट आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, हमारे पास फोर्स के। नेक्स्ट वो कहता है कि वही जो एक्सीलरेशन है वो उसके मास के, वही एक्सीलरेशन उसके मास के इनवर्सल मोशन होती है। अब डायरेक्टली मोशन इनवर्सल मोशन का कंसेप्ट कैसे कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। ये जो आपके पास साइन है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आप उसको एक स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, बटे में नहीं लिखते, तो आपके पास डायरेक्टली मोशन आता है। और डायरेक्ट मोशन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्सीलरेशन की मिकदार को बढ़ाते जाएं तो आपके पास फोर्स की मिकदार भी बढ़ती जाएगी, या इसका उलट भी आप कर सकते हैं कि अगर आप एक फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन जो अमल कर रही होगी वो भी बढ़ जाएगी। और इनवर्सल मोशन में हम उसको बटे में लिखते हैं, 1/1 की फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सीलरेशन को बढ़ाएंगे तो उसका जो मास है वो हमारे पास कम हो जाएगा, और अगर आप मास को बढ़ाएंगे तो उसका एक्सीलरेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। अब इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एंड 2 अब दोनों को देखा तो एक्सीलरेशन सेम था, तो ये जो एफ है ये 1/n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एफ अपर लोअर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो f/m हमारे पास आ जाएगा। अब ये m यहाँ पे, ये देखिए ये m यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर एक चीज़ डिवाइड हो रही हो तो दूसरे में जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये m यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, जब m a के साथ मल्टीप्लाई हुआ आगे तो f डायरेक्टली मोशन हमारे पास बन गए m a के। अब ये हम फिजिक्स में कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब इस साइन को हम ख़त्म करते हैं तो इक्वल लगाते हैं, और इक्वल लगाने के साथ हम कांस्टेंट भी लगा देते हैं ताकि ये जो इस वैल्यू के ऊपर वो फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, के हमारे पास किसी को शो करता है कांस्टेंट को, और फिजिक्स की वैल्यू में, फिजिक्स की ज़ुबान में जब के की वैल्यू तो हमारे पास 1 होती है, जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो हमारे पास उसके ऊपर फोर्स अमल करती है वो दो चीज़ों का हमारे पास प्रोडक्ट होती है। वो एक प्रोडक्ट होती है हमारे पास मास की, और दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास होती है मोशन एक्सेलरेशन की। तो दोनों का जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो फोर्स होगा, लेकिन बेसिकली वो फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ज़ाहिर करता है।